वो दिखा रहे थे जहाज लग रहा है बिल्डिंग के ऊपर। मैंने बोला कि मूवी का क्लिप चल रहा है, सम सिली मूवी एंड यू नो दे शोइंग सम बिल्डिंग, नॉट अ मूवी, इट्स ट्रू। व्हाट? उठा, वो व्हाट्स ट्रू इज हैपनिंग राइट नाउ। ऐसे क्या वाकयात थे, क्या हालात बने थे जिसके नतीजे में 9/11 हुआ? सबसे बड़ा ब्लंडर अमेरिका की तरफ से वो ये हुआ था कि तो ज़रूरत क्यों पेश आई, तो वो इसलिए पेश आई कि हर चीज़ का ताना बाना जाके टूटता इसराइल के ऊपर। ये जो पूरा एक प्लॉट था, इसका प्लॉटर कौन कौन था, इसकी जो प्लानिंग थी, मास्टर प्लानिंग, उसमें कौन कब कब शामिल हुआ? अच्छा, मजे की बात यह है ली भाई कि ये जो प्लॉट है इसको अलकायदा कहते हैं, तो ये असल में प्लॉट अलकायदा का था ही नहीं। इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पर मैं अनाउंस कर देता हूँ अली भाई, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको नए लोग देखेंगे जिनको मेरा तारुफ नहीं है, तो फिर मुझे मशवरे देते हैं यहूदियों की साजिश थी और ये हुआ, तो मुझे बता रहे होते हैं क्या हुआ। प्लान कुछ और था, लेकिन मौके पर जो हालात बने उसकी वजह से जो 9/11 हमने देखा वो सामने आया, या उन्होंने इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्लान किया हुआ था? मेन जो 2 अदर टारगेट थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। अब इस पूरे अटैक में उसामा बिन लादेन का क्या रोल था? मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताने वाला हूँ आज। मैंने शेख अबू फरज अल मसरी से ये बात पूछी थी, वो मौजूद थे उस जमाने के। 9/11 के हमले के दिन से पहले जब ये 19 हाईजैकर्स अमेरिका में एंटर हुए, इनकी ट्रेनिंग हुई, क्या अमेरिका की CIA या FBI या दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या उसे पता था कि ऐसी कोई साजिश हो रही है या ऐसा कोई खौफनाक हमला होने जा रहा है? दैट्स द थिंग जो इसकी बाहर बात नहीं होती। अब आपको किसी चैनल पे ये चीज़ नहीं दिखेगी, किसी को पता ही नहीं है एमाकॉन रजिस्टर्ड को। 11 सितंबर 2001 अमेरिकन शहरियों के लिए तो ये एक आम सी सुबह थी। वो लोग अपने ऑफिस को जा रहे थे, लेकिन अचानक 4 हवाई जहाज़ हाईजैक हुए और सबसे महफूज समझे जाने वाली रियासत पर अटैक हो गया। अब इस हमले के पीछे कौन मास्टरमाइंड था, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे की गई, जो हाईजैकर्स थे उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर और कैसे हुई, उसामा बिन लादेन का इस हमले में क्या किरदार था, और क्या अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले से पता था? और फिर 9/11 के हमले के बारे में CIA की अपनी आर्काइव्स में क्या कुछ लिखा हुआ है, ये तमाम हकीकत जानिए कामरान फरीदी से आज के इस पॉडकास्ट में। कामरान भाई, 11 सितंबर 2001 जिस दिन अमेरिका पर 4 जहाज़ों ने हमला किया और उस हमले के बाद पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। ख़ास तौर पे जो मुसलमान थे उन्हें दहशतगर्दों के साथ जोड़ा गया और अमेरिका के अंदर जो मुसलमान थे उन पर बहुत जुल्म सितम हुआ। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं, ऐसे क्या वाक़यात थे, क्या हालात बने थे जिसके नतीजे में 9/11 हुआ? अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। पहले तो डिस्क्लेमर मैं अपना तारुफ करा दूं कि नए लोग सुनते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, फिर वो नीचे राय लिखते हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती या मुझे मशवरे देते हैं कि क्या हुआ था। इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पर मैं अनाउंस कर देता हूँ अली भाई, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको नए लोग देखेंगे जिनको मेरा तारुफ नहीं है, तो फिर मुझे मशवरे देते हैं यहूदियों की साजिश थी और ये हुआ, तो मुझे बता रहे होते हैं क्या हुआ था। यानी यही बात है कि वो मुझे शलवार पहनना सिखा रहे होते हैं। तो मैं इसलिए डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि बेचारे वो अपने वक्त ज़ाया ना करें और फिर मेरी कुछ खातिर मदारात का निशाना ना बने। तो मैं अ, अमेरिका की तारीख का लॉन्गेस्ट सर्विंग इंटेलिजेंस एजेंट हूँ। लॉन्गेस्ट सर्विंग, नंबर 1 क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। नंबर 2, मैंने पूरी दुनिया में काम किया है। मैं एक वाहिद एजेंट हूँ जिसको प्रिविलेज है ना सिर्फ अफ्रीका, एशिया, मैंने तकरीबन दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में, यानी 7 कॉन्टिनेंट में, मैंने उन सातों कॉन्टिनेंट में काम किया हुआ है। और मैंने ग्रीन ज़ोन नहीं किया, जो लोग इस लफ्ज़ को समझते हैं। मैं जो था, मैं रेड ज़ोन में काम करता था, यानी मैं हार्श जगह पर वन मैन शो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो दारफूर हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो इराक हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे फुटप्रिंट्स ना हों। शाम से दोनों तरफ, दाइश के लिए भी और आईसिस के लिए, दोनों के साथ मैंने वक्त गुजारा है एज अंडर कवर कैपेसिटी। तो जो मैं बात करूंगा वो बेस्ड ऑन मफरूजा या वो जो आप दूसरे पॉडकास्टर या इन लोगों से हमको सुनते हैं, ये वो नहीं है। जो मैं आपको बात करने या बताने जा रहा हूँ वो बेस्ड ऑन माय पर्सनल नॉलेज, गेन एक्सपीरियंस और अमेरिकन आर्काइव। ये 3 चीज़ें होती हैं। अमेरिकन आर्काइव का मतलब अमेरिकन की अपनी आर्काइव होती है, इंटेलिजेंस आर्काइव उसको कहते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिनका मैं ज़िक्र करूँगा। जो नॉन पब्लिश ज़ाहिर बात है वो मैं नहीं कर सकता इस वक़्त। तो मैं वही करूँगा जो बेस्ड ऑन व्हाट आई नो। सो ये बेस्ड नॉलेज बेस है, ये किसी की गूगल से पढ़ के या चैट जीपीटी से जैसे दूसरे पॉडकास्टर करते हैं, ये वो काम नहीं है।
जहाँ तक बात है अली भाई, आपका सवाल कि 9/11 की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या हुआ, दुनिया का नक्शा बदल गया। अली भाई, इसकी जो तारीख़ है, इसकी वजह से पहले हम उसका जो पॉसिबिलिटी है, मेरा ख़्याल है वो देख लें कि वो मुमकिन कैसे हुई। उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर अमेरिका की तरफ से वो ये हुआ था कि अमेरिकन्स ने सपोर्ट किया जहाद को अफ़गानिस्तान के। यानी वो स्पॉन्सर्ड जहाद हुआ, यानी ये वो उस वक़्त की बात है, उसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ये असल मसला वहाँ से अगर हम जब तक नहीं देखेंगे, समझ में नहीं आएगा। कोल्ड वॉर में जिनको, यानी वो आज के दुश्मन जो थे वो कल के दोस्त थे, उनको खुद अमेरिका जो था वो मुजाहिदीन डिक्लेयर करता था। मुजाहिदीन, वो रैम्बो मूवी बनी, उस रैम्बो 4 वो वहाँ चला गया, और वो मुजाहिदीन बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, और अमेरिकन्स आके उनकी हेल्प भी कर रहे थे। वो रूसियों के खिलाफ था, क्यों अमेरिका के हक में था। और वहाँ से ना सिर्फ लोकल बल्कि बैरून मुल्क से, यानी अरब ममालिक से भी फाइटर्स आए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद मसरियों की थी, इजिप्शियंस की बहुत बड़ी तादाद थी, जिनके पास जो ऑलरेडी इनका ताल्लुक मुस्लिम ब्रदरहुड अख़वानुल मुस्लिमीन से था, तो वो वहाँ पर आए, वो वहाँ पे रहे, और उन्होंने वहीं ट्रेनिंग कैंप भी हुए। उसके अलावा फ़लस्तीन से भी, मतलब पूरी दुनिया से जो थे मुजाहिदीन वहाँ पहुँचे। चेचनिया से भी आए हैं, और ये दागिस्तानी भी आए थे, हर तरफ से। और उस वक़्त वो अमेरिका की आँख का तारा था, यानी बाकायदा ट्रेनिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग करना, वेपन प्रोवाइड करना, सारी चीज़ें अमेरिका ने खुद किया इसको। अब उनका मकसद पूरा हो गया, रूसी दरानती टूट गई, रशिया को शिकस्त हो गई। अब ये लोग जो वहाँ आ गए थे, अब इनके पास और कुछ करने को नहीं था। जो भी मुजाहिदीन वहाँ पे थे, वो फ़ारिग बैठे हुए थे। अफ़गानिस्तान के अंदर आपस में जंग शुरू हो गई, अ, अंदर सिविल वॉर शुरू हो गई, क्योंकि बंदरबांट का मामला शुरू हो गया कि ये अब अफ़गानिस्तान पे हुकूमत किसकी होगी? अब हुकूमत तो थी नहीं वहाँ पे तो। रूसी ज़रानती तो टूट गई थी। तो अंदर आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, वॉरलॉर्ड जितने भी थे, जो पहले असला कर रहे थे, वो आपस में दस्ते-गिरोह हो गए, और इलाके बँट गए। छोटे-छोटे इलाकों में अफ़गानिस्तान बँटने लगा, और फिर ज़ुल्म ज़ुल्म वही जो होता है, ज़ुल्म होना शुरू हो गया, एक-दूसरे के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो ये बैरून से जो, यानी बाहर से जो मुजाहिदीन आए थे, वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। उनको सख्ती से मना था कि वो अंदरूनी सियासत में हिस्सा ना लें। अब वो बस फँसे हुए हैं बीच में कि हम क्या करें, ना इस तरफ जा सकते हैं, ना उस तरफ जा सकते हैं, और उनके मुल्कों के दरवाज़े उनके लिए बंद हो गए थे ज़्यादातर। तो लिहाज़ा अली भाई, वो जो मुजाहिदीन वहाँ पे थे, उन्होंने इस बात को समझा कि ये हमें बेसौर ज़माने के में अमेरिका छोड़ के चला गया। वो जितनी मोहब्बतें थी, वो सारी ख़त्म हो गई। वो लव जो था, हेट में तब्दील हो गया, और फिर मसला इज़राइल का ख़त्म नहीं हो रहा, और ममालिक में मसले चल रहे हैं, और ज़ुल्म, बर्बरियत का जो सिलसिला अमेरिका अपना रखता है। तो उस वक़्त ज़रूरत महसूस हुई है कि जो उस वक़्त अल-कायदा के नाम से तो कोई तंज़ीम नहीं थी, बाकायदा तौर पे अरब मुजाहिदीन थे बस। तो फिर बाकायदा तौर पे वो तंज़ीम बनी, और उसके बाद जो है वो उन्होंने पहला जो ऐलान जंग किया, वो अमेरिका के खिलाफ किया, जो कि उनके पुराने दोस्त थे। ये वही लोग थे जिनकी मदद से उनको ट्रेनिंग हासिल, और ना सिर्फ़ अमरीका बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने महाज़ खोल दिए, और दुनिया में हर जगह। तो जो अटैक हुए हैं अली भाई, वो उनमें, अगर आप 9/11 से पहले के अटैक कोऑर्डिनेशन देखिए, तो वो बड़े अजीब तरह के हुए, दुनिया में पहले कभी हुआ नहीं। लोग जो है 9/11 वही होता है ना, एक बड़ी मूवी आ जाती है, लोग वही देख-देख के जो तालियाँ बजाते हैं। असल में जो, अगर आप, और वो एक बड़ी मूवी जब आती है, तो वो कोई छोटी, बहुत अच्छी नॉन अननोन राइटर की मूवी को फेड ऑफ कर देती है थोड़ा-सा। तो केनिया और तंज़ानिया में इससे पहले बॉम्बिंग हो चुकी थी। केनिया और तंज़ानिया में बम फट चुका था। एम्बेसी जो थी वो केनिया, तंज़ानिया की। बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ उसमें। ये पहली दफ़ा हुआ कि अमेरिका के खिलाफ किस तरह ओपनली मामला हुआ। फिर उसके अलावा ये, अब न्यूयॉर्क में 2 साजिशें पकड़ी भी गईं, 1 नाकाम हुई, 2 पकड़ी गईं। तो दिस वाज़ गोइंग ऑन। एंटेना खड़ा नहीं हुआ, ये गलती है, इसको इंटेलिजेंस फेलियर कहते हैं। जहाँ तक बात है ज़रूरत की, तो ज़रूरत क्यों पेश आई? तो वो इसलिए पेश आई कि हर चीज़ का ताना-बाना जाके टूटता है इसराइल के ऊपर। हर चीज़ का ताना-बाना इसराइल पे टूटता है। मुजाहिदीन का कहना ये था कि अगर अमेरिका ना होता तो इज़राइल ना होता। अगर अमेरिका सपोर्ट ना करता तो इज़राइल सवाल ही नहीं पैदा होता कि वजूद में रह सके। सारी सपोर्ट तो उनको आती है। तो उनका कहना ये था कि तुम जिस जगह भी जाते हो तबाही, अब अफ़गानिस्तान में आए रिकंस्ट्रक्शन करने के बजाय, ये मोटी बात है।
यहाँ आए, तुम्हारे मकसद पूरे हो गए, तुमने हमें ला तुम्हारी, सबको यहाँ छोड़ के रवाना हो गए। और ये अमेरिका हर दफ़ा करता है, ये पुराना पैटर्न है, वियतनाम ने भी किया, हर जगह करता है। फिर उसके अलावा ये जो इसराइल वाला मामला है, वहाँ पे सपोर्ट, ज़ाहिर बात है अमेरिका की फुल सपोर्ट है। तो लिहाजा इन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है वो अब ना सिर्फ छोटे-छोटे ताकतों से लड़ते हुए एकदम बड़े शैतान से लड़ते हैं। तो ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इन्होंने फिर जो है बाकायदा, और वो कॉन्फिडेंस भी हो गया था, रशिया को शिकस्त दे दी। उनको पता था कि लॉन्ग रन में अमेरिका भी नहीं टिक सकता, और जो कि प्रूव भी हुआ कि लॉन्ग रन में नहीं टिक सकता था। तो उन्होंने एक मामला ऐसा बना लिया कि हमने बाकायदा तौर पे महाज इनके खिलाफ खोल देना है। तो महाज अमेरिका के खिलाफ खुल गया बाकायदा तौर पे। और यही वजह है कि वो 9/11 जो है उसके बाद हमारे से वजूद में आया। लेकिन कीप इन माइंड, उससे पहले कई अटैक हो चुके हैं, कुछ नहीं कामयाब हुए, कुछ कामयाब हुए। अफ्रीका के अटैक नंबर 1 है, उसमें और कई मुल्कों में अटैक है, मिडल ईस्ट में भी कई हुए हैं, और साजिशें हर जगह चल रही हैं। दिस नॉट ओनली एक एक वन स्टॉप शॉप नहीं था ये। टू आंसर योर क्वेश्चन, टू समराइज दिल्ली भाई, मुसलमानों पे जुल्म दुनिया भर में, उसके पीछे अमेरिका का हाथ, और अमेरिका के हाथ होने की वजह से ये आवाज़ उठाई गई कि हम अब इसके खिलाफ जहाद का परचम बुलंद करते हैं। कानून भाई, लेकिन जब अमेरिका के लिए मुजाहिदीन की हेल्प करना, सोवियत यूनियन के खिलाफ सोवियत वॉर का हिस्सा बनना, अमेरिका की सपोर्ट, असला भेजना, ये तमाम जब मामला चल रहे थे, उस टाइम पे अमेरिका और इसराइल, उनका कैसा ताल्लुक था? क्योंकि उस टाइम पे मुजाहिदीन जो हैं वो तो अमेरिका के हक में थे, या हक में नहीं थे उस टाइम पे? नहीं, नहीं अली भाई, हक में तो थे। हक में थे। हक में इसलिए थे कि देखें, फिर मैं टेक्निकल आता हूँ मामले के। मसला लड़ाई का नहीं, मसला जहाद का नहीं था। वो लड़ तो रहे थे मुजाहिदीन वहाँ पे, बेरोसामानी में लड़ रहे थे, बेसरोसामानी में लड़ रहे थे। उनके पास पूरा असला नहीं थे, गोलियाँ नहीं थी, एमुनेशन नहीं था। वो उस वक़्त 303 राइफ़ल होती है, वो बोल्ट एक्शन, एक्यूरेट नहीं होती, पुरानी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का वर्ज़न, वो यूज़ कर रहे थे। और वहाँ से रूसियों के पास जो था वो जदीद असला था, टैंक्स थे। अब वो टैंक पे तो असर नहीं करता है। AK-40 यार ये 303 का कोई मसला तो नहीं होता है। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। एक तो हेलीकॉप्टर जो थे वो ऊपर से आते थे, और वो बैरल गिराते थे, फास्फोरस बैरल जिसको जारनम कहते हैं। वो फास्फोरस बैरल गिराते थे, बॉम्बिंग करते थे, तो वो पूरा-पूरा इलाका जल जाता था। गाँव के गाँव उन्होंने बर्बाद कर दिए। वो तो औरतें बच्चे नहीं देखते थे ना रूसी। वो हेलीकॉप्टर अज़ाब बने हुए थे। वो 303 से कहाँ मारते हैं। अब अमेरिकन यानी आप बहादुरी से लड़ लें, आपके पास 303 भी है, तो आप बहादुरी से लड़ सकते हैं। चाहे वो सिंगल शॉट राइफ़ल है, लेकिन ये कि जब मार्का होता है तो वो लड़ते थे। तो उन्होंने काफ़िलों को कई जो है वो इंटरप्ट किया उसी 303 के साथ। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ किया नहीं। स्कोर अच्छे थे उनके 303 से, पावर भी थी, दिल भी था। लेकिन मसला ये था कि आप वो हेलीकॉप्टर को और उन टैंकों को कैसे टैकल करें? तो उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए चाहिए था स्टिंगर। अब वो बजट मंज़ूर होना था उसका, चार्ली विल्सन, अमेरिकन सेनेटर जिसने जिसने ये पूरा फंडिंग की। तो एक तो उस वक़्त उसने जो बजट को मंज़ूर करा, वो आई थिंक 8 लाख से शुरू हुआ था, वेन इनटू $800 मिलियन तक चला गया वो। वो भी तारीख़ का एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है, लेकिन चार्ली विल्सन खुद शराबी, कोकेन, वो बहुत बच्ची लड़कियों का शौकीन था। उसके कोई किरदार कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही वो हार्डकोर रिलिजियस आदमी था वो। रिलिजन हैड नो मीनिंग फॉर हिम, और बॉर्डर लाइन दहरिया कह लें उसको आप। लेकिन जब उसने बजट मंज़ूर कराया तो उसने स्टिंगर की मंज़ूरी दी। फिर उसने सीआईए से राब्ता किया और कहा कि इन क्या चाहिए? तो सीआईए एक्सपर्ट जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि मुझे क्या चीज़ ऐसी जो कि मैं रशियन हेलीकॉप्टर को गिरवा सकूँ, और नॉर्मल मुजाहिदीन के हाथ से। यानी ये तो होता है टेक्निकल चीज़ें आपके पास कुछ ऐसी मौजूद हैं, उसकी ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है। उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि लॉक इन अ टारगेट, हीट सिंक को लॉक इन अ टारगेट एंड हिट्स, यानी वो ट्रेस करे उसके बाद। तो उन्होंने सीआईए ने उसको रिकमेंड किया कि स्टिंगर चाहिए। उसके बाद टैंक को फाड़ने के लिए या टैंक को हम करने के लिए उसको वो एक चीज़ होती है, उसको अमेरिकन जेवलिन कहते हैं। वो यूँ जाता है। उसका ख़ास बात ये, जेवलिन जब ट्रैवल करता है तो वो साँप की तरह ट्रैवल करता है। उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब जेवलिन लॉक कर लिया आपने टैंक पे तो उसने जाके लगना ही है। देयर इज़ नो वे अराउंड इट। सो रूसी टैंक आर वेरी स्ट्रांग, बहुत खतरनाक और बहुत सॉलिड टैंक थे इनके पास, उनको टैकल करने के लिए। तो बजट मंज़ूर हो गया, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और इज़राइल ने एक, ये कह लीजिए कि या तो अब मैं ये नहीं कह सकता वसूख के साथ कि इज़राइल खामोश क्यों था उस वक़्त। कुड बी पॉसिबल कि
वो चाह रहा था कि अमेरिका उसको आँख दिखाएगा और कुछ डराएगा। ना सिर्फ़ खामोश थे अली भाई, कुछ उसमें से जो राइफ़ल है जो AK-47, ये मज़ाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, कि कुछ जो राइफ़ल्स जो वहाँ पहुँची हैं, उसमें रशियन के अलावा वो तो रशियन स्टॉक पाइल जो था, वो 2 मुल्कों ने के पास था। एक रोमानिया के पास स्टॉक पाइल था, कुछ इजिप्ट के पास था, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल इज़राइल के पास था। तो वो जो मीटिंग, एक तारीखी मीटिंग है, चार्ली विल्सन वर्सेस ज़ियाउल हक, और उसमें कुछ और भी आर्मी के बड़े बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको कहा कि कुछ वेपन इज़राइल से आ रहे हैं। चार्ली विल्सन इज़राइल में जाके मिला उनको, उसको ब्लैकमेल करके उसने ये वेपन लिए हैं। मुजाहिदीन की जो AK-47 ली थी, वो इसराइल से उसने ब्लैकमेल होके लिए हैं। इसराइल को ब्लैकमेल करके ली थी। उनको पता था कि स्टॉक पाइल, क्योंकि इसराइल ने मना कर दिया कि हमारे पास तो है ही नहीं ये वेपन। उसने बोला हमारे ये सैटेलाइट ने इसको लॉक किया, तुम्हारी पोज़ीशन उस वेयरहाउस में इतनी स्टॉक पाइल पड़ा है। यानी अमेरिकन के साथ भी होशियारी कर रहे थे वो। तो उसने रशिया, ना सिर्फ उन्होंने, इज़राइल ने हेल्प की है उस वक़्त, और वो वेपन दिए। अब लोग इस पे हाँ, हाँ करा करते, हमने इसलिए अपना तारुफ करा दिया ना, मैं हूँ कौन, करता क्या हूँ। तो पहले उसमें जो नाम गूगल कर लेना, उसके बाद हाँ हूँ करना इस बात के ऊपर, और उसके बाद सर्च करना अगर कहीं मिल जाता है, मे बी देयर इज समथिंग आउट देयर जो आपको लिंक मिल जाए। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि इसराइल ने अली भाई ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की हुई थी, बल्कि मुजाहिदीन को भी ये पता था कि इसमें से AK-47 की स्टॉक पाइल है, और ज़िया-उल-हक को भी ये बात पता थी, और पाकिस्तान आर्मी को, कि ये स्टॉक पाइल जो आ रहा है, जो बड़ा स्टॉक पाइल AK-47 का आ रहा है, वो इज़राइल की तरफ से आ रहा है। इज़राइली मेड नहीं है वो, इज़राइल के स्टॉक पाइल वेपन है। हर मुल्क स्टॉक पाइल रखता है बदमाशी करने के लिए दूसरे मुल्कों के वेपन। तो उसमें से एक इजिप्ट की एक बहुत बड़ी तादाद थी, इजिप्शियन AK-47 के, लेकिन सबसे बड़ी जो नंबर 1 पोज़ीशन थी, वो इसराइल की तरफ से आई थी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये जो अफ़गान मुजाहिदीन थे, इनसे अलकायदा कब बनी? क्या अमेरिका के होते हुए जब अमेरिका की बैकिंग थी, सपोर्ट थी, तभी अलकायदा बन गई, या जब अमेरिका ने अपनी सपोर्ट ख़त्म की, उस वक़्त अलकायदा बनी, जिसने अमेरिका पर ही हमला कर दिया? अली भाई, पहले तो हम अल-कायदा को समझ लें, जो नाम है। अल-कायदा कोई दहशतगर्दी का नाम नहीं है। जो अरबी में वर्ड है, लफ्ज़ कायदा, कायदा मीन्स द बेस, इंग्लिश में ट्रांसलेशन द बेस। तो शेख अब्दुल्ला अज़ाम रहिमहुल्लाह जो थे, वो उस वक़्त उन्होंने एक खिदमत मरकज़ शुरू किया। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्प करते थे, उनका कोई और काम नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो मार के लड़ रहे थे। स्टार्टिंग ऑफ द बेस, कायदा जो स्टार्ट हुई है, अरब मुजाहिदीन जब पहुँचे वहाँ पर, तो कायदा स्टार्ट ऑफ एज़ अ बेस। बेस मीन्स कि उन्होंने एक मरकज़ बना लिया पेशावर में। वहाँ पर वो इमदादी काम ज़्यादा करते थे, जो जो बाहर से सपोर्ट आती थी, उसको ऑर्गेनाइज़ तौर पे किस तरह अफ़गानिस्तान में पहुँचाना है। उसमें वो सामान-ए-रसद ज़्यादा था, यानी खाने-पीने का सामान ज़्यादा था। उसके अलावा, खाने-पीने के सामान के अलावा, जो कुएँ खोदने हैं या पानी की फ़राहमी है, वो सब बर्बाद हो गया था वहाँ निज़ाम से। और उसके अलावा असातिज़ा, यानी जो टीचिंग, कुरान बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग करना, ये सारी चीज़ें उस वक़्त बेस, यानी उस वक़्त की कायदा। तो मैं उसको कायदा उस वक़्त इसलिए नहीं कहता कि वो उस वक़्त सिर्फ़ द बेस थी, क्योंकि वो कायदा जब हुई है, तो तब जब हुई, जब दहशतगर्दी का समय। तो अमेरिका, टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली, उस वक़्त वो कायदा फ़ेज़ 1 कह लीजिए उसको, कि वो हेल्प कर रही थी। इट वाज़ कायदा, लेकिन वो अल-कायदा नहीं थी, वो कायदा थी बस, वो बेस था। यानी उसका सिंपल नाम रख लिया कि भाई ये बेस है, यहाँ से हम लोग सामान रसद ले आते हैं, दिस इज़ द बेस। तो वो जो ऑफ़िस दफ़्तर था वो, और इट वाज़ नॉट उसामा बिन लादेन उसमें बहुत बाद में आए हैं। वो शुरू अब्दुल्ला अज़्ज़ाम ने की, जिनको कत्ल भी अल-कायदा ने ही किया। उनको रास्ते से हटाने वाली अल-कायदा थी। और जिसको अ, इजिप्शियन मुजाहिदीन जो थे, मुजाहिदीन तो नहीं कहना चाहिए उनको, उन्होंने साज़िश करके अब्दुल्ला अज़्ज़ाम को रास्ते से हटाया। चूँकि जब उसामा बिन लादेन वहाँ पर पहुँचे बेस में, तो वो बहुत बड़ा पैसा साथ में लेके आए, बहुत नई सपोर्ट, एक नया चेंज शुरू हो गया। तो एक 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 अंदर में एक जंग शुरू हो गई। एमन अल-ज़वाहिरी ग्रुप, एक एमन अल-ज़वाहिरी का अपना ग्रुप था उस वक़्त, वो इजिप्शियन ग्रुप को लीड करता था। ये सारे एक्स अख़वान अल-मुस्लिमीन हैं, जिनको मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है। तो एमन अल-ज़वाहिरी का ताल्लुक अख़वान अल-मुस्लिमीन से है, और इनका सारा जो इजिप्शियन ग्रुप है, ये सारे अख़वान अल-मुस्लिमीन वाले हैं। ये बाद में कन्वर्ट हुए बेस में, कायदा पे बाद में मर्ज हुए। और इनकी ख़ास बात ये है कि तो ये लड़ने वाले होते हैं, पुराने ट्रेंड हैं इजिप्ट के, जेलें भी काटी, तशद्दुद भी हुआ हुआ है इन पे। और दूसरी बात, इनके पास जाने के लिए मुल्क नहीं होता। ये कहीं भी होते हैं, आप सबसे ज़्यादा तादाद देखेंगे, आप सारी दुनिया में आप यानी ऐसी-ऐसी जगहों पर मौजूद हैं कि आप अक़ल दंग रह जाती है। मैंने केन्या में भी मिला हूँ अख़वान मुस्लिमीन को, मैं दुनिया में हर जगह अख़वान को मिला हूँ। ये हर जगह होते हैं।
क्योंकि वापस नहीं जा सकते। ब्राज़ील में भी पहले से मौजूद है ये। कोई ऐसा मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ पर आपको ये, अगर आप मसरी होगा तो अफ़गान का होगा, अगर बाहर कहीं घूम रहा है तो। अब शेख अब्दुल्ला आज़ाम ने जो जो बेस शुरू की, उसमें जब ओसामा बिन लादेन आए, जब इन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई बिटवीन मसरी और अब्दुल्ला आज़ाम नहीं चाहते थे कि वो ओसामा बिन लादेन जो हैं वो इस ग्रुप के ज़ेर असर आ जाएँ, क्योंकि वो बिल्कुल नए थे, उस उनको आइडिया नहीं था। तो वो नहीं चाहते थे कि एमल ज़वाहिरी, क्योंकि एमल ज़वाहिरी का जो किरदार है वो थोड़ा-सा मशकूक था हर जगह पर। यानी वो बड़ा साज़िशी दिमाग, पैसा और उसको मतलब वो चाह रहा था कि ये सारा पैसा जो है वो हम अपने तौर पे अपने कंट्रोल में ले लें, उसामा बिन लादेन का। और अब्दुल अज़ाम की जो नीयत थी वो बिल्कुल ठीक थी। वो नहीं चाहते थे कि ये कोई एक ग्रुप के अंडर आके एक ख़ास लाइन पे चले जाएँ। यानी ये उम्मा के लिए काम हो रहा है तो ये उम्मा के लिए रहे। यही वजह है कि अब्दुल्ला अज़ाम का कत्ल जो था वो ऐमन अल-ज़वाहिरी ने कर दिया और अपने ही मसरी लोगों को, इख़वानुल मुस्लिमीन के लोगों से ही, और उसको बुनियाद बना के उन पे पहले तकफ़ीर की गई, उन पे कुफ़्र का फ़तवा लगाया था इन्होंने, तकफ़ीर की थी इन्होंने अब्दुल्ला अज़ाम के ऊपर। और वो एक कैनेडियन मुजाहिद थे और वो भी इजिप्ट इजिप्ट से आए थे, अहमद अल कादर नाम था उनका। उनके साथ, उनके बच्चों के साथ मैंने वक़्त गुज़ारा, मैं उनके ब्रदर इन लॉ के साथ भी वक़्त गुज़ारा, उनके बच्चों को भी जानता हूँ। उनको बुनियाद बना के, क्योंकि वो कनाडा से आना-जाना उनका बहुत ज़्यादा रहता था अहमद अल कादर का, वो कनाडा से फंडिंग करते थे। तो अब्दुल अज़ाम को उन पे शक था कि ये कैनेडियन को इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। बाद में साबित भी हुआ कि उनका बेटा जो था अब्दुल्ला वो सीआईए के लिए काम भी कर रहा था। सो ये प्रूवन है। इट्स रिटन आल्सो इन मेनी प्लेसेस, कई जगह मौजूद भी है ये। बल्कि अहमद अल कादिर का जो अपना बेटा है, जो कि यंगेस्ट डिटेनी, जो छोटा वाला बेटा है, जो कि गुआंतानामो बे वगैरह अभी कनाडा में है वापस, वो उसने अपनी किताब भी लिखी है, यंगेस्ट डिटेनी ऑफ गुआंतानामो बे। उसने इस बात का इकरार किया कि मेरा भाई, अपना भाई यानी अहमद कादिर का बेटा जो था अब्दुल्ला, वो सीआईए के लिए काम कर रहा था, उनके बिहाफ पे काम कर रहा था। इट्स नॉट सो। लेकिन अहमद अल-ज़वाहिरी ने बहुत गलत काम ये किया कि अब्दुल अज़ाम को, अगर अगर मैं ये बता दूँ, अगर अब्दुल अज़ाम हयात होते काफ़ी अरसे लंबे तक, तो शायद ये मामलात दुनिया को देखने को ना मिलते, क्योंकि वो ही वाज़ अ लेवल हेडेड गाय, उनको पता था क्या करना है। वो पुराने फ़लस्तीन में सारे मामलात को देख चुके हैं, पूरी दुनिया में यू नो बाकायदा पढ़े-लिखे मुजाहिद थे वो। और उनकी किताबें कई अच्छी किताबें तसनीफ़ भी लिखी गई हैं और इंटेलेक्ट थे बहुत बड़े। तो वो इस ये 9/11 शायद कभी, अगर अब्दुल अज़ाम हयात होते तो 9/11 ना होता। अगर अगर उनको हाईजैक ना किया जाता उनके मिशन को, बाद में हाईजैक हो गया, उनके जाने के बाद तो फिर टेक ओवर कर लिया। इजिप्शियन ग्रुप हावी आ गया और उसके बाद उनको रास्ते से हटा दिया गया और फिर उसामा बिन लादेन और अहमद ज़वाहिरी जो था वो इस ग्रुप को चलाने लगे। सो वो बेस जो थी वो अमेरिका के, जब तक वो वहाँ पर था वो उसका रसद का काम करता। उसके बाद जब अमेरिका का मकसद हल हो गया तो फिर ये मामला जो थे वो, जिसको आप उर्फ़ में दहशतगर्दी कहते हैं, उसकी तरफ आए। उससे पहले वो बात नहीं थी ऐसी। जो अटैकर्स थे वो 19 अफराद थे जिन्होंने उन 4 जहाज़ों को हाईजैक किया और अमेरिका पर हमला कर दिया। लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये जो पूरा एक प्लॉट था, इसका प्लॉटर कौन-कौन था? इसकी जो प्लानिंग थी, मास्टर प्लानिंग, उसमें कौन कब-कब शामिल हुआ? अच्छा, मज़े की बात ये है ली भाई कि ये जो प्लॉट है जिसको अल-कायदा कहते हैं, तो ये असल में प्लॉट अल-कायदा का था ही नहीं। ये प्लॉट था खालिद शेख मोहम्मद का। और खालिद शेख मोहम्मद जो थे वो कभी अल-कायदा में बैयत की ही नहीं है उन्होंने। उनका अल-कायदा से कोई ताल्लुक था ही नहीं। वो इंडिपेंडेंटली जिहाद करते थे, उनका इंडिपेंडेंट था। वो डील सबके साथ करते थे, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी वो बैयत में नहीं थे। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो बैया में नहीं आते, बैयत नहीं करते। मैंने भी बैयत नहीं की, मैं काम करता रहा लेकिन मैं बैयत नहीं की। तो ये प्लॉट जो था ये असल में खालिद शेख मोहम्मद लेके ओसामा बिन लादेन के पास आए और उनको कहा, क्योंकि अच्छा वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। वो काफ़ी दिन से ट्राई तो कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं की। इट वाज़ रिटन डाउन, ये पूरा प्लॉट, कि किस तरह जहाज़ों को हाईजैक करके जो है वो इस तरह से एक चीज़ की जाए। लेकिन उनको एग्ज़ीक्यूट करना इसलिए कि उसके लिए 2 चीज़ें थी। एक तो मैन पावर जो उनके पास नहीं थी। दूसरी, क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली हैंडल करने वाले एक जहाज़ तो नहीं था, उनको तो साइमल्टेनियसली कई जगह करना था ये। टारगेट्स कई थे। और नंबर 2, मनी। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लॉट, ये कोई सस्ता प्लॉट नहीं था। क्योंकि आपको हायर करने हैं मुजाहिदीन को, ऑन बोर्ड लेना है ऐसे जो बहुत ट्रस्टेड हों, और उनको ट्रेन करना भी कहाँ पर है? अमेरिका में।
अब आप सोचिए, अमेरिका के खिलाफ आप प्लॉटिंग कर रहे हो और अमेरिका में ट्रेन करना है, फिर उनको पायलट ट्रेनिंग देनी है, जो कि बहुत एक महंगी चीज़ है। एविएशन स्कूल जो है वो कोई सस्ता नहीं होता, तो उनको एविएशन स्कूल में जाकर ट्रेन करना है, आपको एविएशन ट्रेनिंग देनी है, तो वो एक इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो लिहाज़ा खालिद शेख मोहम्मद ने इस प्लॉट को लेके उसामा बिन लादेन के पास आए, उन्होंने कहा कि हम और खालिद शेख मोहम्मद शुरू से ही जो था वो उनका उनका नंबर 1 गोल अमेरिका शुरू से ही था। वो किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं होते थे, उनका एक ही मकसद था। वो हर उस चीज़ में इन्वॉल्व होते थे जहाँ पर अमेरिका का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। उनका मेन टारगेट था वो। उन्होंने कहा कि देखो हमारा ज़ाती दुश्मन है और तुम्हारे साथ भी ये किया, यहाँ पर छोड़ गया और देखो तुम अब हालात क्या है, इस मुल्क के अफ़गानिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब अब हमें साँप के सर पे जो है वो कुल्हाड़ा मारना है और साँप के सर पे कुल्हाड़ा हम इस तरह मार सकते हैं कि ये प्लॉट जो है। और पहली दफ़ा में उसामा बिन लादेन उनसे मिलना भी नहीं चाह रहे थे। ये मैं आपको बता दूँ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी। पहली मीटिंग जो खालिद शेख मोहम्मद के साथ थी, उन्होंने दूसरे मुजाहिदीन के साथ मिलवा दिया था, खुद नहीं मिले थे उनको, नापसंद करते थे। उसके बाद फिर मुलाकात हुई और जब उन्होंने बताया जो जो मुजाहिदीन उनको मिले खालिद शेख मोहम्मद को, उसमें उमर अल कुवैती भी था। उसने फिर जाके वो उसामा बिन लादेन के बहुत करीब थे। तो उसने फिर जाके बताया कि ये वाक़ई एक अच्छा प्लॉट है, मेरा ख़्याल है हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद ये मामला उसामा बिन लादेन के पास जब आया तो उन्होंने इसको बहुत दाई दिया और उसके बाद उनकी खालिद शेख मोहम्मद से मुलाकात हुई और बाकायदा प्रोसीड हुआ। अली भाई, जहाँ तक आपने रिक्रूट की बात की, तो एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि ये कोई, देखें, इंटेलिजेंस ये लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं नहीं जानते। तो इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा हा-हू हो रही हो या बहुत ज़्यादा मार्केट में हर बात फैल गई हो। इट डिडन्ट हैपन दिस वे, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ़ एक लीक कैन डिस्ट्रॉय दिस। दे बीन डूइंग जिहाद फॉर अ व्हाइल। तो उनको पता था कि ये लीक नहीं हो सकता, तो लिहाज़ा इट वाज़ बिटवीन खालिद शेख मोहम्मद, उसामा बिन लादेन, एमन, ये गिनती के लोग हैं। और इस तरफ से जो 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 पायलट ट्रेनिंग भी कर रहे थे, वो किसी को पता नहीं था कि क्या करने जा रहे हैं। वो सिर्फ़ पायलट ट्रेनिंग उस वक़्त तक, आखिरी दिन तक, एक आदमी को भी पता नहीं था मोहम्मद अता के अलावा। सिर्फ़ मोहम्मद अता को पता था, और वो जो था वो लीड कर रहा था सारे ग्रुप्स को। तो सिर्फ़ उसी को पता था कि मेन टारगेट क्या है, और उसको पूरी तफ़सील 100% इन्फॉर्मेशन उसको भी ये नहीं दी थी कि पूरे निप डाउन नहीं किया था। उसको कहा था कि तुम्हारा टास्क है, तुम अमीर, यानी अमीर हैं, वो ये लीडर थे, कि तुम अमीर हो इस ग्रुप के, तुम्हारा काम है टेक केयर करना और मेक श्योर करना कि ये एविएशन ट्रेनिंग अपनी मुकम्मल कर ले। तो यही वजह है कि ये एग्ज़ीक्यूट हो सका, इतनी ही कामयाबी का एग्ज़ीक्यूट इसलिए हो सका कि ये किसी को पता नहीं था। और द मुजाहिदीन लर्न द लेसन कि अगर ये बाहर निकलेगा तो फिर एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकते, यानी इतना बड़ा गोल। तो यही वजह है कि उसको उन्होंने इतनी कामयाबी से कर पाया। तो जो मेन कैरेक्टर जो पायलट्स में, वो मोहम्मद अता थे। उसके अलावा बहुत, यानी जो आखिरी वक़्त तक, जब तक एयरपोर्ट क्रॉस नहीं किया था, उनको पता नहीं था कि ये किस लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको ये पता था कि हमें एक एक जो हमदान नाम था जिसका एक पायलट है, जिसने बड़ी अहमकाना बात भी कर दी थी। वो फ्लोरिडा एविएशन स्कूल में उसने एक जुमला कहा, तो वो थोड़ा-सा टिक हो गए थे। उन्होंने उसको लैंडिंग की भी सिखा रहे थे। उसने बोला, नहीं, सिर्फ़ टेक ऑफ सिखा दो, लैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हुआ है हिमाकत इसमें। अब जो इस हमले का प्लॉटर था खालिद शेख मोहम्मद, उसने जो प्लान बनाया था एज इट इज़ यही एग्जीक्यूट हुआ, या प्लान कुछ और था लेकिन मौके पर जो हालात बने उसकी वजह से जो 9/11 हमने देखा वो सामने आया, या उन्होंने इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का प्लान किया हुआ था? प्लान तो एक एज़ इज़ था, जो जो प्लॉट था वो एज़ इज़ था, वो मॉडिफाई नहीं हुआ था। वो एग्ज़ैक्टली एज़ इज़ प्लॉट था। उसको एग्ज़ीक्यूट करने का भी जो बिल्कुल एग्ज़ीक्यूशन का तरीका, वो भी, खालिद शेख मोहम्मद एक बहुत स्टबर्न इंसान है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर बोर्डिंग अगर हुई है तो वो खालिद शेख मोहम्मद की हुई है। एक वाहिद इंसान है। यूजुअली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था खालिद शेख मोहम्मद से पहले, वो 4 का था, यानी 4 वाटर बोर्डिंग में। इनको 130 या 138 दफ़ा, कुछ एग्ज़ैक्ट काउंट 130 से ऊपर है। इनको 130 से 138 दफ़ा बोर्डिंग बोर्ड, इमेजिन हाउ स्टबर्न ही इज़। सो वो नेगोशिएट नहीं करते थे। वो जो चीज़ लेके आ गया, उसने बोला ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है, आई वांट टू डू इट दिस वे, ये इस तरह से करना है इसको। और तबाही इतनी नहीं हुई जितनी वो प्लान कर रहे थे, क्योंकि मेन जो टारगेट था वो बिल्डिंगों के अलावा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अलावा जो था, मेन जो 2 अदर टारगेट थे वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाए। पेंटागन जो था वो हिट नहीं हुआ, व्हाइट हाउस जो था वो हिट नहीं हुआ। तो वो सिमल्टेनियस अगर अगर ये हो जाता, अगर पेंटागन वाला हो जाता तो ज़्यादा नुकसान होता, यानी माशी नुकसान ज़्यादा,
ज़्यादा नुकसान उस वक़्त ये होता कि अगर वो सही जगह पे हिट कर पाता प्लेन, पेंटागन वाला, तो वुड हैव बीन मच मोर डिस्ट्रक्शन। सो वो किस्मत कह लीजिए इनकी नहीं हुआ, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स इट चेंज द वर्ल्ड। सो आप ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल नाकाम हो गया, लेकिन ये भी नहीं सकते बिल्कुल कामयाब हो गया। बिल्कुल कामयाब वो नहीं हुआ। 9/11 की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक जेंजी को अगर समझाना चाहें, जिनको अगर डिटेल्स नहीं पता, तो ये प्लानिंग कितने अरसे पहले स्टार्ट हुई, इनकी कैसे ट्रेनिंग हुई, क्या क्या चीज़ें इनको प्रोवाइड की गई, इनके पास क्या वेपन्स थे, एयरपोर्ट में ये कैसे एंटर हुए और कैसे इन्होंने जो जहाज़ थे वो क्रैश किए। अली भाई, जहाँ तक ये 1 साल से इन इफेक्ट था, ये नहीं कोई कह सकता, या आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि खालिद शहबाज ने बताया ही नहीं किसी को कि वो कब से सीने में था इनके, ये कब से लिखा हुआ था, ये किसी को नहीं पता। नाउ को पता पता चलेगा, इट्स गोना बी ऑलवेज, ये नहीं, इसकी चैटर बहुत है लेकिन कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। लेकिन ये प्रेप टाइम टू एग्जीक्यूशन वो तकरीबन 1 साल का टाइम था। इमेजिन दैट कि वो प्रेप और एग्जीक्यूशन में 1 साल का वक्त है। सबसे पहले तो जो नंबर 1 चीज़ थी वो पायलट्स का इंतखाब करना था, और पायलट्स का ऐसे इंतखाब करना था कि जो पायलट जो हैं वो आसानी से अमेरिका जा सकें, क्योंकि हर पास पायलट जो था वो आसानी से अमेरिका नहीं जा सकता था। हर मुजाहिद के लिए पॉसिबल नहीं था। कुछ ऑलरेडी लिस्ट में थे मौजूद, सीआईए के लिस्ट में ऑलरेडी थे नाम, तो उनको फ्रेश फेसेस चाहिए थे, और जो अफगानिस्तान में ना मौजूद हैं, अफगानिस्तान में गए ना हो, बाहर ही ऑलरेडी कहीं हो। तो वो जो रिक्रूटिंग है, सबसे डिफिकल्ट काम जो था वो अलकायदा के लिए उनको रिक्रूट करना था। उनको फ्रेश फेसेस चाहिए थे, उनको डेंजरस फेस चाहिए थे, और उनको वो लोग चाहिए थे जिनको आसानी से क्रॉस करके अमेरिका भेजा जा सके और वो पायलट ट्रेनिंग कर सकें। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क इस पूरी चीज में। एग्जीक्यूशन वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद नंबर 2, एयरपोर्ट की रैकी करना। उनको ये होमवर्क करना था कि कौन से एयरपोर्ट से हमें टेक ऑफ करके, यानी किस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना है, कहाँ वीक सिक्योरिटी है। जैसे मिसाल के तौर पर वाशिंगटन डीसी का जो एयरपोर्ट है वो कन्वीनियंट था पेंटागन के लिए, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे उसको, एयरपोर्ट को। तो इनिशियली दे वर टॉकिंग अबाउट वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट, लेकिन डीसी एयरपोर्ट जो है वो उसकी सिक्योरिटी बहुत हाई थी, इसीलिए वो लगवार्डिया क्यों इस्तेमाल किया। इन्हें लगवार्डिया इस्तेमाल करने का सबसे सबसे बड़ा मकसद ये था कि लगवार्डिया की सिक्योरिटी वीक थी। तो उन्होंने मॉनिटर करना शुरू किया, इसको फील्डिंग करना कहते हैं, वहाँ बैठ के देखते थे, दे लर्न देयर वे अराउंड, यानी बाकायदा तौर पे इसको एक मॉनिटर करना। किस तरह टीएसए, उस वक्त टीएसए नहीं थी एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ये तो बाद में टीएसए बनी है। टीएसए से पहले जो नॉर्मल एयरपोर्ट सिक्योरिटी थी वो सिविलियन ही होते हैं, वो कोई जैसे ये भी एक पाकिस्तान में लोगों के जहन में है, पाकिस्तान में चूंकि एएसएफ होती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जो सिक्योरिटी मामलात को एयरपोर्ट के देखती है, वहाँ पर एक एयरपोर्ट, ऐसी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना तो वो फेडरल है और नॉन फेडरल थी। अब तो वो अंडर फेडरल गवर्नमेंट आती है, अभी भी फेडरल नहीं है, वो अंडर फेडरल गवर्नमेंट आती है। टीएसए अंडर फेडरल गवर्नमेंट आती है, वो पहले नहीं थी। ना तो वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ये प्राइवेट हायरिंग होती है। जैसे समझ लीजिए, जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड तो खैर माठे होते हैं, वो ये ऐसा ही समझ लें, इससे ज़्यादा ऐसा ही माठे थे वो नॉर्मली किसी भी आदमी को दे देते थे, उसका काम ये होता था कि मॉनिटर देखना है, ये देखना है। तो आपको ये देखना था कि वीक कहाँ पर हैं। यानी बाज़ दफ़ा देखते हैं कि जैसे मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एयरपोर्ट से गुज़रा हूँ। मेरे एक दफ़ा बैग में बुलेट थे, 3 या 4 बुलेट रह गए थे कहीं से, वो पड़े होंगे, मेरी हमेशा होती थे, वेपन कार्ड करता हूँ, तो उस डिक्लेयर करना पड़ता है वेपन। मैंने उस वक़्त में वैसे फ्लाई कर रहा था, पर्सनल कैपेसिटी में मेरे अंदर बुलेट रह गए, पता ही नहीं चला। वहाँ आके मेरी वाइफ़ बोलती है, "ए इसी का तो कहते बुलेट अंदर", या कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एक ऐसी चीज़ जो मेटल डिटेक्टर से थ्रू हो जाए, मतलब मिसाल के तौर पे, अब आप मेटल की नाइफ या खंजर तो नहीं लेके जाते। अब ये लोगों के पास एक्सप्लोसिव नहीं थे अली भाई, सो यू नो, एक्सप्लोसिव एज सच एक्सप्लोसिव नहीं थे कि यानी ये बहुत बड़े पैमाने पे कोई बॉम्ब, ये सारी चीज़ें। ये एक मिथ या हवा ज़रूर है इसका कि वो दे वर थ्रेटनिंग, बट दे वर नॉट थ्रेटनिंग टू ब्लो अप द प्लेन, दे वर थ्रेटनिंग टू टेक ओवर द प्लेन। तो ये एक चीज़ अगर आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, सो दे ट्राइंग टू टेक ओवर, उसमें रिपीटेडली आती है ऑडियो चैटर है कि दे ट्राइंग टू टेक ओवर द प्लेन, दे वर नॉट ट्राइंग, दे नेवर से दैट। ओके, ऑफ कोर्स देयर इज, वो थ्रेट तो होता है, आपको डराना तो होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जो प्लान था, और जो जिससे वो जिस तरह हुआ एग्जैक्टली, वो नाइफ के थ्रू उन्होंने छुरी से दे एक आदमी को मारी, या जो मार्शल था एक को लगी, एरोस्टस को मार दी। अब उससे वो क्या हुआ, खून के फव्वारे निकलना शुरू हो गए, और दे स्टार्ट रनिंग टुवर्ड द कॉकपिट। उस वक्त ये जो दरवाजे थे जहाज़ों की, ये बाद में 9/11 के बाद डबल पेन
दरवाज़ा होता है जिसको आप मेटल लाइनिंग कहते हैं उसको, वो पहले जो था वो एक नॉर्मल डोर, कभी हुआ नहीं ऐसा। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो वो दरवाजे कोई ऐसे एज़ सच नहीं थे कि वो मेटल लाइनिंग या डबल पेंटेड दरवाजे नहीं थे, उस वक़्त तक ये भी नहीं था। अब क्या होता है, अब आप जब अमेरिका में जहाज़ में सफ़र करेंगे तो टेक ऑफ और लैंडिंग और उसके दौरान जो है वो फूड ट्रे आगे रख देते हैं वो ब्लॉक करने के लिए, और वो देयर इज़ अ, और उसके बाद आप दरवाजे को भी नहीं तोड़ सकते, और पायलट के पास भी गन होती है, पीछे 2 मार्शल भी होता है। उस वक़्त तो ऐसा मामला था नहीं, सिक्योरिटी कोई इतनी ख़ास थी नहीं। तो उनका जो मेन गोल ये था कि वो दहशत फैलाकर, दहशतगर्दी करके नहीं बल्कि दहशत फैला के, स्टैब स्टैब, खून, लोग डिस्ट्रैक्ट हुए, यू टेक ओवर, स्टॉर्म इनटू अ कॉकपिट, आपने टेक ओवर कर लिया पायलट को न्यूट्रलाइज करके, एंड आपने जहाज को टेक ओवर करके यू 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 गो टू। और किसी पैसेंजर के भी जहन में नहीं था कि ये जाके किसी बिल्डिंग में जाके मार देंगे, क्योंकि उन्होंने समझा था कि नॉर्मल हाईजैकिंग है। तो क्योंकि ये अपनी तर्ज की पहली चीज थी, इसलिए बहुत ज्यादा कामयाब इसको उस वक्त होना बहुत आसान था बनिस्बत आज के दौर में, क्योंकि ये पहले हुआ नहीं था। तो किसी के ज़हन में भी ये बात नहीं थी कि ये कहते कोई आदमी टेक ओवर करके जो है वो, अब तो कोई आदमी ज़ोर से आवाज़ भी करता है, उनको डर लग जाता है कि ये कहीं मार देगा जाके। सो दैट वाज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। तो वाज़ अ ब्यूटीफुल एक्जीक्यूशन। अगर आप देखें तो उसको खूबसूरती देखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नाइफ्स, स्टैब, खून, गोर एंड टेक ओवर। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इनकी थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, इनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराई हुई थी। दैट वाज़ मोहम्मद अता के अंडर हुई, जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग थी फुल फ्लैग, यानी दे कैन फाइट, हैंड कॉम्बैट जिसको कहते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अगर लोग स्टॉर्म करें बहुत ज़्यादा तो कुछ करें तो किस तरह से उनको मैनेज करना है, वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन ये कि लोग इतना डर गए थे पहली नाइफ के बाद, जो खून निकलने के बाद, कि वो इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने इस चीज़ के साथ। एज एन एनालिस्ट ऑडियंस को समझाएं, ये जो 19 हाईजैकर्स थे जिन्होंने उन 4 जहाज़ों को हाईजैक किया, उसके बाद जो अमेरिका पर अटैक किया, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में इनको क्या मुश्किलात पेश आई होंगी? इनकी लिमिटेशन क्या थी? अली भाई, इनकी लिमिटेशन देखिए, कोई भी टेररिस्ट होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसको उसको यही है ना कि दे डोंट हैव टू प्ले बाय द रूल्स। की ब्यूटी है इसका कमाल की बात ये कि इनको एक, जब भी दहशतगर्द को एक टारगेट दिया जाता है, दिस इज ओवर द इयर्स आई लर्न, ये तो इतने सालों की जिंदगी का निचोड़ है मेरी, कि जब उसको टारगेट देते हैं तो वो टारगेट बाय हुक और बाय कुक होता है, मतलब वॉट एवर इट टेक्स। उसके बाद फिर उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। हालांकि लिमिटेशन मेरे हिसाब से एक होनी चाहिए कि मुसलमान का खून ना बहे, ये मेरा ख्याल में नंबर वन चीज होनी चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है इस तरह से। दे गिव हिम लाइक अ लाइसेंस कि भाई ये आपका टारगेट है, दिस इज हाउ द रेसिपी, आपको इस तरह एग्जीक्यूट करना है। और कोई बीच में कुछ भी आता है, जस्ट डिस्ट्रॉय इट ऑन द मिडल, बिकॉज यू गॉट वन शॉट एट रियली भाई। ये भी ऐसा तो नहीं कि रिपीटेडली यू कैन डू इट, ये तो एक दफा यू कैन डू इट, दिस ओनली कैन बी हैपन वंस, नॉट गोना, यू डोंट हैव अ सेकंड चांस ऑन इट। सो ये मामला यू हैव टू बी एबल टू डू इट वंस, एंड देन देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो नथिंग। जिसको जो बीच में आ रहा है, वो मुसलमान है, वो कोई भी है, यू गोटा टेक हिम आउट एंड यू गोटा अचीव द टारगेट। क्योंकि कीप इन माइंड, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, एक जहाज नहीं है। अगर एक, बहुत आसान होता अगर एक जहाज हाईजैक करके एक जगह हिट करना है, इट कुड हैव बीन अमेजिंग, राइट? लेकिन होता मसला क्या है कि सिमल्टेनियसली एक प्लॉट 4 जगह चल रहा है। अब आप सोचें कि आप स्कूल कर रहे हैं, टोटल जो जो हाईजैकर्स की तादाद है वो 19 है, यानी 4 टीमें हैं, 19 हाईजैकर प्लस द बैकअप। उसका नाम बहुत ज्यादा नहीं आता, दे हैड अ बैकअप गाइस। तो जैसे जो जहाज स्पेसिफिकली जिसको मोहम्मद अता डील कर रहे थे, तो उनके साथ वाली अलसारी थे, सत्ताम अल सुकैन थे, और एक एक बात याद रखिएगा, ये दो खास आदमी का नाम याद रखिएगा जहन में। और अमेरिकन एयरलाइन जो थी, अमेरिकन फ्लाइट 11, उसमें मरवान अलसाही थे और हमजा अल गामदी थे। वो ये दो जो थे वो फर्स्ट इन कमांड, सेकंड इन कमांड थे। अब जब आखिरी मिनट तक आपको पता नहीं है, 4 मूविंग, 4 सिमल्टेनियस, 4 अटैक हैं सिमल्टेनियस, 4 मूविंग पार्ट है, 4 डिफरेंट शहर हैं, यानी ये भी नहीं है कि एक जगह पर एक हो रहा है। और टाइमिंग टू द की, टाइमिंग ऑन टॉप ऑफ इट, आई मीन टाइमिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल ऑन, क्योंकि आप देखें अगर डिले हो गया, एक जहाज हिट कर गया और सेकंड वन ऑन द एयर नहीं है, आपको उस वक्त टेक ओवर करना है, इम्पॉसिबल टू डू इट ना, क्योंकि सारे रेड अलर्ट हो जाएगा, पता है एयरपोर्ट बंद हो जाने, जो कि हुआ, आपने देख लिया कि वो एयरपोर्ट बंद हो गए। तो उसको एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल काम था, आई मीन सो डिफिकल्ट ऑफ द डील, कि मतलब जीनियस आइडिया, क्या इट्स जीनियस, और क्योंकि इसको फिर टाइम करना। अच्छा, ये टाइम सारी चीज ये ऑलरेडी खालिद शेख मोहम्मद होमवर्क कर चुके थे, ऐसा नहीं था कि ये अलकायदा को दे दिया और कायदा ने इसको जाके ये जी आप ऐसा करें कि आप इसको खुद जो है वो अपना होमवर्क कर लें। ये सारी जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, द वर्ड इस्तेमाल जो होता है टू द टीथ, यानी बिल्कुल एक, यानी नैरो इट डाउन टू द बोन।
उन्होंने पूरा जो था कि ये जो फ्लाइट है ये आप यहाँ से करेंगे, उनको टाइमिंग इतनी कमाल थी कि हर जहाज हवा में होना चाहिए, यानी एक अगर हिट भी हो गया तो सेकंड सपोज टू बी ऑन द वे, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चारों एक साथ हिट करें अनलेस यू हैव अ प्राइवेट प्लेन, वो तो पॉसिबिलिटी थी नहीं, क्योंकि आपको चाहिए बोइंग से 747 चाहिए थे आपको। और अच्छा, कीप इन माइंड ऑल्सो, एक यूनाइटेड एयरवेज वो बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है, यूनाइटेड एयरवेज अलग जहाज है। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग या क्रॉस फकअप, मेरे ख्याल इंग्लिश में बेहतर लफ्ज है, ना हो, तो एक तरफ आप अमेरिकन एयरलाइन यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो यूनाइटेड एयरलाइन, सो दो डिफरेंट एयरलाइन। और अमेरिका में एक और चीज खास बात ये होती है कि हर जो शहर है उसका एयरलाइन बेस होता है, एयरलाइन सारी उड़ती है वहां से। जैसे मिसाल के तौर पे अटलांटा जो है वो डेल्टा का हब है, वहां से डेल्टा फ्लाइट होती है, बाकी देयर इज अमेरिकन एयरवेज यूनाइटेड, लेकिन ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती। तो दे न्यू एग्जैक्टली कि हम यहाँ से यूनाइटेड करेंगे, वहां से अमेरिकन करेंगे। सो अमेरिकन एयरलाइन, अमेरिकन नहीं, अमेरिकन एयरलाइन। सो अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 जो है वो है फला जगह से ऑपरेट होगी, तो जो फ्लाइट 11 जो यहाँ से शुरू होगी। तो ये सारी चीजें, इसको नैरो डाउन करना और एग्जीक्यूट करना, इट वाज नॉट अ इजी थिंग। और उस वक्त एग्जीक्यूट करना जब आपको पूरी नॉलेज नहीं देनी हो। एक तो है कि आपने पूरी जो है वो एक ब्रीफ समरी बना के, ट्रेनिंग क्लास बना के बता दिया। अगर इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो मेरे पास 4 ट्रस्टेड लोग हैं, मैं 4 ट्रस्टेड लोग को बिठा के पूरी चीज समझा रहा हूँ कि भाई दिस इज हाउ, ये भी नहीं है, आप उनको पूरा बता भी नहीं सकते। यू कैन ओनली गिव बिट्स एंड पीस के, अनलेस अनटिल अगर खुदा ना खास्ता वो अरेस्ट हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो फिर हाउ हाउ यू गोना एग्जीक्यूट। तो ये सारी चीजें करना वाज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। एक दफा हो गया, मैं तो उसको बिगनर्स लक कहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इस लेवल पे कभी एग्जीक्यूट कोई कर सकता है, अली भाई। अब इस पूरे अटैक में उसामा बिन लादेन का क्या रोल था? जो मास्टर प्लान था वो तो खालिद शेख मोहम्मद का था, वो इसका प्लॉटर था। लेकिन उसामा बिन लादेन, क्या अप्रूवल उनकी तरफ से आई? क्या पैसा उनकी तरफ से गया? जो दिन रखा गया 9/11 का, क्या वो उन्होंने अप्रूव किया? उसामा बिन लादेन ने क्या कुछ किया इस अटैक में? अली भाई, इसकी लॉट ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी आपको बाहर मिल जाएंगी। पहले लेट्स टॉक अबाउट उसामा बिन लादेन। उसको पहले हम कवर कर लेते हैं, फिर वी कम टू द यू नो 9/11। सबसे पहली चीज ये कि अमेरिका में कानून में अगर एक आदमी ने प्लॉट किया तो वो गुनाहगार है उस जुर्म के लिए। लेकिन जिसने पैसा लगाया, अगर उसामा बिन लादेन ना होते तो ये प्लॉट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था। अमेरिकन को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। हालांकि उसामा बिन लादेन का प्लॉटिंग नहीं है, लेकिन अप्रूवल उसामा बिन लादेन की है। हैंड पिक जो किए, जितने भी हाईजैकर्स थे उनको हैंड पिक करने वाले उसामा बिन लादेन हिमसेल्फ थे। कोई नीचे के किसी आदमी ने नहीं किया। एमन जवाहिरी का उसमें कुछ लेन देन नहीं था। एमन जवाहिरी को भी बिट्स एंड पीसेस पता थे, एमन जवाहिरी को भी पूरी बात पता नहीं, शेख एमन को कोई सारी ज्यादा तफसीलात का इल्म नहीं था। तो उसामा बिन लादेन को इसलिए इसमें सेहरा दिया जाता है उनके सर पे कि एक तो उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, उनकी उनके पैसे के बगैर नहीं, पैसा ज़ाहिर बात है खर्च किया उन्होंने अपनी जेब से, इट वाज हिज मनी, फाइनेंशियली उनका प्लॉट था ये। और अलकायदा ने एक आइडिया लिया खालिद शेख मोहम्मद से, यानी बेसिकली एक सेपरेट एंटिटी से एक प्लॉट लेके एग्जीक्यूट किया। यानी मिसाल के तौर पे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आइडिया आप मेरे पास लेके आए, तो आइडिया आपका है, एग्जीक्यूट मैं कर रहा हूँ। वी बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू। इसी तरह से अमेरिकन कानून में भी जब आप ये मामला करते हैं, तो उसामा बिन लादेन के पास खालिद शेख मोहम्मद, हालांकि उसामा बिन लादेन को कई दफा कहा कि आप बैत कर लो, आप शामिल हो जाओ, उन्होंने मना किया, क्योंकि मैं नहीं हो सकता। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि फिर मैं आपके साथ बाउंड हो जाऊंगा, फिर मैं यानी आपकी मर्जी के बगैर, या फिर वो एक कानून आ जाता है ना कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाते हैं, फिर आप एक कॉर्पोरेशन में भी काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू प्ले बाय देयर रूल्स, एंड ही से आई डोंट वांट टू प्ले बाय योर रूल्स, मैं अपना काम करता हूँ, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई जस्ट वांट दिस आइडिया टू बी एग्जीक्यूटेड बाय यू। सो यही वजह है कि वो उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया उसामा बिन लादेन से। और उसामा बिन लादेन का रोल उसमें यह था कि ही पिक द फाइटर्स, उन्होंने फंड फाइनेंशियल जो था वो फंडिंग उन्होंने पूरी की। मॉडिफाई कुछ नहीं हुआ, मॉडिफाई वाज एग्जैक्टली एज जो कि खालिद शेख मोहम्मद ने दिया था। तो उनका काम जो था वो बेसिकली रिक्रूटिंग और फाइनेंशियल था। अब जब ये सारी प्लानिंग की गई, इस अटैक को एग्जीक्यूट करने का जो दिन रखा गया वो 9/11 था, लेकिन 9/11 का दिन ही क्यों? क्या कोई इसके पीछे ख़ास बात थी? इस दिन को रखने की वजह क्या थी? नहीं, इसकी बहुत सी आपको कंस्पिरेसी थ्योरियां, लोग नंबर आदाद शुमार लगाते हैं, अब जितने मुंह उतनी बातें हैं, बहुत से लोगों ने उसको किया है। एज सच कोई इसकी सिग्निफिकेंट 9/11 दिन की कोई नहीं थी। लोग, आपको मिलियंस ऑफ चीज मिल जाएंगी।
लेकिन आपको बता देता हूँ कि इसकी कोई खास सिग्निफिकेंट डे की नहीं थी। लोगों ने इसके बारे में बात बहुत की और जो उसामा बिन लादेन से मंसूब की हुई हैं कुछ चीज़ें। लेकिन मेरी जिन अलकायदा के उमरा से बहुत तफसीली बात हुई इस मामले की, जो कि कदीम यानी पिछले दौर के, एक तो अलकायदा न्यू वर्जन भी है ना, 2.0 भी है, 3.0 भी है। मैं उस यानी अलकायदा 1.0 की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल अलकायदा। तो मैं शेख अबू फ़रज से मैंने ये बात, नाम लेके बोल रहा हूँ कि मैंने शेख अबू फ़रज अल-मसरी से ये बात पूछी थी, वो मौजूद थे उस ज़माने के। तो मैंने उनसे ये बात पूछी और दूसरे जो आदमी हैं उनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो नहीं पसंद करेंगे मैं उनका नाम लूँ। वो भी हयात हैं, वो तो आजकल हयात हैं। शेख अबू फ़रज का तो इंतकाल हो गया, लेकिन ये कि वो जो दूसरे साहब हैं वो ज़िंदा हैं। अ, और एक थे शेख अबू सईद। शेख अबू सईद से मेरी मुलाकात शाम में हुई थी। मैं उनका खाना होस्ट किया था मैंने। वो भी पुरक़दीम मुजाहिदीन में शेख उसामा के साथ होते थे वो अफ़गानिस्तान में। उन्होंने बहुत वक़्त गुज़ारा। उनके भाई वहीं शहीद हुए थे उसी उसी मार्के के अंदर। तो जाजी मार्के में शेख अबू सईद के भाई शहीद हुए थे। शेख अबू सईद जो है वो रिसेंटली सीरिया में उनको शहीद किया गया। उनसे भी मैंने ये बात कन्फ़र्म की, तीसरे का मैंने नाम नहीं लिया। वो सूडान में होते हैं। तो उनसे मैंने जब ये बात की तो उन्होंने तीनों ने ये कहा कि ये लोग बातें मंसूब ज़रूर करते हैं कॉन्स्पिरेसी बना के कि मेक इट साउंड लाइक 9/11 वी गोना डू इट, 9/11, क्योंकि ये 911 कोड होता है ना, अमेरिकन इमरजेंसी कोड है 911, तो वी गोना मेक इट साउंड लाइक ये। वो तो इत्तेफाक था कि द डे वाज़ पिक्ड, क्योंकि वो फ्लाइट जो थी वो कोऑर्डिनेट कर रही थी उस दिन के ऊपर। वो कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि शेड्यूल चेंज होता है। तो वो कोऑर्डिनेट जो उन्होंने कहा था कि दैट्स अ परफेक्ट डे, और उनको उनके पास डेडलाइन थी कि 10 और 11 के दरमियान होना चाहिए। तो वो 10 को कुछ नहीं कुछ हिकअप्स होंगे या व्हाटएवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रियलिटी क्या थी। तो उन्होंने दे पिक द 11, और वो कहते हैं जी 9/11 इसलिए कि 911 इज इमरजेंसी, क्योंकि अमेरिका में 911 कहते हैं ना, 911 इमरजेंसी कोड है। तो दैट्स लेट्स डू इट, बात इत्तेफाक की बात है कि वो इट वाज 9/11, बट देयर इज नो सिग्निफिकेंट ऑफ इट। ये सारी मिथ या कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं बाहर। 9/11 के हमले के दिन से पहले जब ये 19 हाईजैकर्स अमेरिका में एंटर हुए, इनकी ट्रेनिंग हुई, क्या अमेरिका की CIA या FBI या दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या उसे पता था कि ऐसी कोई साजिश हो रही है या ऐसा कोई खौफनाक हमला होने जा रहा है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन अली भाई, एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, समथिंग लाइक दैट। क्या बात है, दिस इज व्हाट, इसलिए मुझे मजा आता है आपके साथ बात करने में। आप बात करते हैं सही, मारते हैं हथौड़ा। दैट्स द थिंग जो इसकी बाहर बात नहीं होती। अब आपको किसी चैनल पे ये चीज नहीं दिखेगी, किसी को पता ही नहीं है एम अकाउंट रजिस्टर्ड को। अली भाई वॉज अलर्ट। उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास एक अलर्ट आया अलकायदा के हवाले से। उन्होंने कहा कि हमें इत्तलात हैं कि अलकायदा एक चीज़ प्लॉट कर रही। दे डिडंट नो एग्जैक्टली कि जहाज़ों वाला तो खैर किसी के वहम गुमान में नहीं था, कि दे हैड एन आइडिया कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोई चीज़, और हमें आप ऑर्डर दीजिए और वी शुड हैव अ क्लियरेंस, हम मॉनिटर कर रहे हैं, देयर इज समथिंग बट वी डोंट नो व्हाट। क्लिंटन ने क्या किया कि उसको इग्नोर किया। उसने बोला, मतलब होता है ना, आदमी ताकत के नशे में बहुत जब चूर हो जाता है। बड़ा हाथी को, मतलब आप देखें ना, वो ईज़ी टारगेट होता है बड़ा हाथी, क्योंकि वो इतना बड़ा जिस्म होता है, सो ईज़ी टू शूट। तो हमारे कहते हैं कि वो यानी जब वो, लेकिन वो अपने ताकत के नशे में बहुत, जब वो मदहोश हो जाता है ना, उसकी अगर सूंड कट जाए तो वो वापस अपने लश्करों की तरफ भागता है। ये एक बहुत बड़ी बात, मुहावरा है। रुस्तम के हाथी जो थे वो उसने रूम दिए थे। तो ये एक मामला ये हुआ कि क्लिंटन वाज़ ओवर कॉन्फिडेंट। उसने कहा कि भई वी आर सो मच ऑफ सुपर पावर, हमारे पास इतना वो है, हू कैन पॉसिबली डू इट? उन्होंने CIA की रिपोर्ट्स को इग्नोर किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरजेंसी में कुछ ऐसे अहकामात किए जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें भेजी जाएँ कि हम उनको इंटरसेप्ट करें। उसके लिए अप्रूवल चाहिए होती है, कांग्रेस से चाहिए होता है, इंटरनेशनल। अब तो नहीं होता 9/11 के बाद। पहले अप्रूवल्स बहुत खतरनाक होते थे। आप जब किसी को भी टैप नहीं कर सकते, या इंडिया में होता है बटन खोल देना। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में जो है वो बटन खोलना को बहुत आसान। बटन खोलना मतलब आप किसी के ऊपर भी लोकली और इंटरनेशनल, लोकल और ज़्यादा मुश्किल है। आप लोकल तो सबीना लेना ही पड़ता है आपको, आपको कुछ वारंट चाहिए ही होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए या उसकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने के लिए। लिहाजा ये इंटेलिजेंस फेलियर 2 लेवल पे हुआ। एक इंटेलिजेंस फेलियर लेवल गवर्नमेंट लेवल पे था कि क्लिंटन ने या उस वक़्त उसकी कैबिनेट ने उस बात को बिल्कुल, डिफेंस सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल आएँ-बाएँ-शाएँ कर दिया। बोला या व्हाटएवर, ये तो हर 2 दिन के बाद कोई थ्रेट लेके आते हैं। फॉरगेट इट। हम क्यों पैनिक क्रिएट करें लोगों के ऊपर, क्योंकि अगर अगर हमने कुछ अनाउंस किया कुछ किया तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। हम कोई
इश्यू करते हैं, ऐसी कोई स्टेटमेंट इश्यू करते हैं तो पैनिक क्रिएट होगा। वी डोंट वांट क्रिएट पैनिक। और आपको याद रहे कि क्लिंटन एक अयाशी, उसका स्कैंडल वगैरह के भी मामले हैं, तो वो उसे एक अयाशी आदमी था, वो ड्रग्स वगैरह भी यूज़ करता था। ट्रेसेस ऑफ कोकेन एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल की तो फाइल में है उसकी। तो उसने ओवर कॉन्फिडेंस होके ना तो कोई ऑर्डर किए, ना कोई अलर्ट किया, ना उनको अप्रूवल दिए। अगर अप्रूवल हो जाते तो इट कुड नॉट बी इंटरसेप्टेड। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली, अली भाई, ये ऐसे नहीं कि वो इंटरसेप्ट हो जाता, यू गेट व्हाट वे टू फार आउट। जब जब अलर्ट की बात आई है जिस वक्त तक, इट वाज ऑलरेडी, ट्रेनिंग तो मुकम्मल हो चुकी थी। दैट्स द टाइम दे वर एग्जीक्यूटिंग। सीआईए बहुत पहले से जब, अच्छा, कीप इन माइंड ऑल्सो कि जब ये केनिया और तंजानिया की जब बॉम्बिंग हुई है, तो उस वक्त तक सीआईए के कंटीने खड़े थे। दे न्यू, दे वर मॉनिटरिंग उसामा बिन लादेन, उस वक्त तक देख रहे थे। लेकिन उसामा बिन लादेन की खास बात ये कि वो कोई बात फोन पे तो करते नहीं थे, ना पहले की ना बाद में की उन्होंने। वो तो कोई मोबाइल कम्युनिकेशन पे यकीन करते थे। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, उसामा बिन लादेन के पास एक दफा एक प्रपोजल आया, ऑन द रिकॉर्ड है, सीआईए के आर्काइव में, ऑन द रिकॉर्ड। आई थिंक नाउ इट्स यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट, तारीखी जुमला है। उसामा बिन लादेन के पास एक उनके मुशीर हैं, नाम ज़ुबैर अल-कुवैती, अबू ज़ुबैर अल-कुवैती, क्योंकि वो बाहर होते थे। तो अबू ज़ुबैर उनके पास आए, उन्होंने कहा, अबू ज़ुबैर ने, कि शेख, मैं चाहता हूँ कि आप, ये कम्युनिकेशन में बहुत टाइम लगता है, वो आप ज़िप ड्राइव पे आती हैं, वो यूएसबी ड्राइव पे, फिर वो एन्क्रिप्टेड होती हैं, फिर वो आगे जाती हैं। अली भाई, मैं चाहूँगा आप मुझसे एक सवाल ज़रा एक ज़रूर कीजिएगा, कि ये जो कम्युनिकेशन जो है वो अल-कायदा की, मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताने वाला हूँ आज। आप कम्युनिकेशन के ऊपर ज़रूर आस्क मी द क्वेश्चन, आई ऑलवेज़ फॉरगेट इट, मैं अभी भूल जाता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कम्युनिकेशन का एक ज़रूर सवाल कीजिएगा रिलेटेड टू दिस। उन्होंने कहा कि बहुत टाइम लग जाता है, आप ऐसा करें, एन्क्रिप्टेड ईमेल भेजना शुरू कर दें। आप ईमेल को एन्क्रिप्शन करके हमें भेज दीजिए, और हम जो है वो दूर से लेंगे। बहुत टाइम लगता है, ये मैसेंजर आता है, यूँ होता है, यूँ होता है, इट टेक्स टू लॉन्ग। उसामा बिन लादेन ने कहा था एन्क्रिप्शन। उसामा बिन लादेन ने स्माइल किया, आपने बोला एन्क्रिप्शन, डिड यू से एन्क्रिप्शन? उसने बोला जी। उसने बोला, जिन लोगों ने ईमेल इजाद की है, तुम उनके ऊपर एन्क्रिप्शन डाल रहे हो, इजाद ही इनकी है ईमेल, देयर इज नो वे टू डू इट। सो लिहाजा अब उसामा बिन लादेन को ऐसी चीज तो यूज कर नहीं रहे कम्युनिकेशन वाइज, उनको पता था कि उसको स्टोरेज में रहना है, ना फोन यूज करना है, ना ये सब इंटरसेप्ट होती है, सब मॉनिटर होती है, दे ही न्यू। सो लिहाजा कोई भी जो ऐसी बात थी, एक तो कम लोगों को बताना, ये एक विनिंग एस्पेक्ट था इसका, और दूसरा कोई सो इवन अगर अगर सीआईए चाह के इंटरसेप्ट कर भी लेता, तो इट कुड नॉट गो टू फार। शायद कुछ नाम आ जाते कि कुछ लोग हैं, उनको मॉनिटरिंग लगा देते, लेकिन कंप्लीटली फेलियर नहीं हो सकता था। सो इट वाज वे टू फार आउट जब ये हुआ है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली, इट इज इसलिए उसको इंटेलिजेंस फेलियर दुनिया में, और इवन इन सीआईए उसको एडमिट करते कि इट वाज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्यों? क्योंकि अगर उनको अप्रूवल मिल जाते, दे कुड एटलीस्ट इंटरसेप्ट सम ऑफ द थिंग्स एंड प्रिवेंट, मे बी एक जहाज प्रिवेंट कर लेते। यू डोंट नो राइट नाउ, हम कह तो नहीं सकते, मफरूजा ही है ना ये खाली, कि व्हाट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, लेकिन समथिंग कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, समथिंग कुड हैव बीन स्टॉप्ड, एंड समथिंग कुड हैव बीन मोर रेड अलर्ट। लेकिन इट इज इंटेलिजेंस फेलियर, और अमेरिकन न्यू कि देयर इज गोना बी अटैक, इन कुछ होने वाला है, बट दे डिडंट नो व्हाट एक्सटेंट। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर, इस एक्सटेंट को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, दिस वाज अ सरप्राइज अटैक। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल पे हो जाएगा। 9/11 के हमले के दिन से पहले जब ये 19 हाईजैकर्स अमेरिका में एंटर हुए, इनकी ट्रेनिंग हुई, क्या अमेरिका की सीआईए या एफबीआई या दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या उसे पता था कि ऐसी कोई साजिश हो रही है या ऐसा कोई खौफनाक हमला होने जा रहा है? मैं उस वक्त था 2400 2400 टू तोप ड्राइव में, मैं सो रहा था, मुझे कॉल आई ऑफिस से, टर्न ऑन द टीवी। मैंने टीवी ऑन किया, तो मैंने सीएनएन पे रहता था, तो दिखा रहे थे जहाज लग रहा है बिल्डिंग के ऊपर। मैंने बोला कि मूवी का क्लिप चल रहा है, सम सिली मूवी, एंड यू नो दे शोइंग सम बिल्डिंग, नॉट अ मूवी, इट्स ट्रू। व्हाट? उठा, वो व्हाट? इट्स ट्रू, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। वेयर आर यू? आई जस्ट वोक अप, अभी उठा हूँ, सो गया। आई वाज वर्किंग ना, मैं 7 बजे तो लेटा हूँ यार। आई मीन टॉकिंग अबाउट लाइक अर्ली मॉर्निंग आवर्स। मुझे बोलते गेट अप राइट अवे, जल्दी। मैंने बोला मैं ऑफिस आ रहा हूँ। बोलता नहीं, ऑफिस शट डाउन हो गया। अटलांटा फील्ड ऑफिस था क्लेयरमाउंट रोड के ऊपर, मेरे घर से कोई तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे क्लेयरमाउंट जो एफबीआई का ऑफिस है, वो 20 मिनट की ड्राइव पे था। मुझे बोला ना, नॉट कमिंग, ऑफिस शट डाउन कर दिया। मैंने कौन सा बोला, सारे ऑफिस शट डाउन है, पॉसिबल अटैक, रेड रेड अलर्ट है, कोई भी ऑफिस ऑन नहीं है, स्टाफ तुम्हारे पास आ रहा है। तो वो दिन में सारे जितने भी ऑफिस के लोग थे, क्योंकि मेरा घर सबसे बड़ा था, तो फैमिली मेरी बड़ी थी, और मेरा ऑफिस जो था वो बेसमेंट में ऑफिस था मेरा।
तो वो सारा स्टाफ जो अटलांटा फील्ड ऑफिस का, वो मेरे घर पे आया एंड वी मेक दैट अ कमांड सेंटर। वो मेरा घर उस वक़्त कमांड सेंटर था। और मेरे पड़ोसी सब सारे परेशान हो गए, तो उनको पता तो था नहीं कि मैं क्या करता हूँ, तो किसी को भी पता नहीं था, गिनती के चंद लोगों को। तो वो समझे कि इस घर पे रेड हो गया, इसका कुछ लेन-देन नहीं। वो सारी ब्लू जैकेट और वो गाड़ियाँ, तो पार्किंग की जगह भी नहीं, तो उन्होंने घास पे जो बड़े-बड़े एसयूवी चारों तरफ चढ़ाए थे, फिर एंटीना पीछे लगाना शुरू कर दिए थे। तो वो समझे कि इस घर पे रेड हो गई है। वो सारे पड़ोसी भाग गए, तो उन्होंने जाके एजेंट ने उसको बोला, "गो बैक इन योर हाउस।" उन्होंने बोला, "घर जाओ, कोई तमाशा नहीं है। गो बैक, नथिंग गोइंग ऑन। तो मेक श्योर दैट डोंट डोंट बी आउटसाइड, तमाशा मत लगाओ।" उनको अटेंशन नहीं चाहिए थी। सो मैं घर पे था एंड देन वी स्टार्ट मॉनिटरिंग डिफरेंट चैनल्स। फिर वहीं से हम लोग मेरे पास अच्छा सिस्टम था, लेकिन ज़ाहिर बात है दे ब्रॉट देयर ओन सिस्टम, हमारे पास रिपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। सो वी स्टार्ट, हम लोगों ने चैनल सारे ऑन करके देखना शुरू कर दिया था कि कहाँ से कोई, क्योंकि अंटिल इवन इवन ऑन दैट टाइम हमको पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से, तो बहुत बाद में बात हुई। उस वक्त तो हम मॉनिटर कर रहे थे, तो हमने सारे जितने भी अरबिक स्पीकिंग चैनल्स हैं, उर्दू स्पीकिंग चैनल हैं, सिपा साहबा का, इवन मेरा अपना चैनल सिपा साहबा का था उस वक्त, तो मैंने वो ऑन कर लिया था। उससे हम लोग बात करते। फिर एक सॉफ्टवेयर होती थी फाइल टॉक उस ज़माने में, तो फाइल टॉक मेरा जो मॉनिकर था, मेरा बल्कि एक दोस्त का मुझे मैसेज भी है, बल्कि एक नहीं कई का आया है फाइल टॉक से, जो मेरे उस वक्त के जो मुझे लिसनर्स थे मेरे, यानी आई यूज्ड टू बी पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन वो बेसिकली अंडरकवर ऑपरेशन ही था, वहाँ पे डिफरेंट चलते थे हमारे। तो वो मुझे अभी वहाँ से, बल्कि बहुत प्यारा दोस्त है, आई आई विश आई ब्रिंग हिम समडे, आई माइट ब्रिंग हिम। उसने मुझे मैसेज किया कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे। अ, तो मैंने सिपा का चैनल ऑन किया, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट, तुम्हें कुछ पता है क्या? और उनको पता नहीं था। फिर कई और मुल्कों के मेरे चैनल थे, उनको मैंने ऑन किया, उनसे बात की, किसी को पता नहीं था। सो ऑन दैट टाइम वी जस्ट मॉनिटरिंग। हमारा काम ये था, जो और दूसरे लोग थे वो दूसरी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, आई डोंट वांट टू से व्हाट। तो वो मॉनिटर चैटर को कर रहे थे, डिफरेंट तरह के चैटर्स को, या डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन मेथड इंटरसेप्ट कर रहे थे, कि कहीं से कुछ ऐसी खबर आ जाए, इफ देयर इज अनदर प्लॉट, पता नहीं है, पैनिक हुआ था कि नेक्स्ट क्या है, आई मीन सारी चीज़ें ना, व्हाट इज नेक्स्ट। और मस्जिदों में हाई अलर्ट शुरू कर दिया था। क्योंकि एफबीआई जो है वो मस्जिद में नहीं भेजती लोगों को, ये तो बहुत बाद में हुआ है अप्रूवल। तो लोकल पुलिस और शेरिफ डिपार्टमेंट को उन्होंने सारी मसाजिद जितनी भी हैं, कई हर हर स्टेट में, उन्होंने भेज दिया था कि भाई देख लोगे, यहाँ से कोई अगर मशकूक चीज़ है तो स्टॉप एंड मेक श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। सो या दैट वाज नॉट अ वेरी फन थिंग, फन डे फॉर मी। याद है मुझे आज कल की तरह। आज के पॉडकास्ट में तो हमने ये समझा कि 9/11 से पहले दुनिया के क्या हालात थे, अलकायदा ने ये हमला क्यों प्लान किया, लेकिन अगले पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि जो इस हमले के एग्जीक्यूटर थे, जो प्लानर्स थे, अमेरिका ने उनके साथ क्या कुछ किया। लेकिन अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सोच डिजिटल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।